students, I'm your teacher for this lecture. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of organism and its population. So let's start the discussion. So first question हमारे पास यहाँ पर आता है गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा नीट 2016 में आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय द गॉस एंड व्हाट वाज इन दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसमें हमारे पास था कि अगर सपोज दो स्पीशीज आपके पास हैं, वो सेम एरिया या सेम निच जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, एंड दे कैन नॉट कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसी ना किसी पॉइंट पे जाके दे स्टार्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर व्हेन द रिसोर्सेज बिकम डिप्लीटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड द स्पीशीज हैविंग द डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। नाउ दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव बिकॉज इट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources. Now that is a correct definition of the Gauss principle. C option है larger organisms exclude the smaller one through competition. Now that is again wrong beta. More abundant species will exclude the less abundant species through competition, which is again incorrect. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, जिसमें कि दो स्पीशीज सेम निच ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर सकती क्योंकि उनके रिसोर्सेज सेम हैं और रिसोर्सेज एक पॉइंट पे जाके लिमिटेड हो जाएंगे. सो देन देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू स्पीशीज. नाउ दैट इज कॉल्ड गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग इंक्लूड. रिसोर्सेज का अगर पार्टीशनिंग कर दिया जाए तो इससे जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है. तो आप इसमें टेम्पोरल पार्टीशनिंग कर सकते हो कि उनको जगह सेपरेट कर दिया, स्पेशियल पार्टीशनिंग उनकी कर सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल पार्टीशनिंग हो सकता है, मे बी दे हैव सम काइंड ऑफ द चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी, सो अकॉर्डिंग टू दैट द रिक्वायरमेंट्स आर चेंजेस. सो इट कैन बी एनी ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टीशनिंग विच रिजल्ट इन टू द रिसोर्सेज पार्टीशनिंग दैट एक्चुअली डिक्रीज द कॉम्पिटिशन. तो सेकेंड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पैरासिटिज्म. तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा पैरासाइट शो द स्पेशल अडेप्टेशन. ये बिल्कुल करेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो एंडो पैरासाइट हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो लिवर फ्लू का, तो उनकी बॉडी में आपको हुक्स मिलेंगे, उनकी बॉडी में आपको सक्कर मिलेंगे, एंड दीज आर बेसिकली फॉर अटैचमेंट. सो दे हैव सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन. Ectoparasites show more complex life cycle. Now that is incorrect. Ecto are those parasites which are present outside the body or on the surface of the body, and they are having very simple life cycle. Endoparasites show more complex life cycle. It is correct. कोयल इज एग्जाम्पल ऑफ द ब्रूड पैरासाइट. ये भी बिल्कुल सही है. ब्रूड पैरासिटिज्म में कोयल के एग्जाम्पल दिया जाता है. तो थर्ड में जो बेटा आपके पास इनकरेक्ट बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द आर सिलेक्टेड स्पीशीज. आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी विद स्मॉल साइज. क्लियर, लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी विद स्मॉल साइज. बी ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी विद लार्ज साइज. सी ऑप्शन है स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजनी विद स्मॉल साइज, एंड डी ऑप्शन है स्मॉल नंबर ऑफ द प्रोजनी विद लार्ज साइज. तो आर सिलेक्शन स्पीशीज के लिए जो परफेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों के पास बनती है वो है कि नंबर जो है प्रोजनी का वो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन साइज होगा छोटा. सो लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी विद द स्मॉल साइज. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन. प्रोजनी का नंबर ज़्यादा लेकिन साइज कम. तो बेटा जो बी, सी और डी स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली गलत है यहाँ पर. तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन. नंबर फिफ्थ हमारे पास है लाइकन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. म्यूचुअलिस्टिक इज अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इन विच बोथ द मेंबर्स आर प्रॉपर बेनिफिटेड. ठीक है, नाइदर इज हार्म्ड, both are benefited, and that is a very successful association. So lichen is the association between the fungi
and the algae. Number one thing, clear? तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो फंजाई एंड बैक्टीरिया है, वो गलत है बेटा. सी ऑप्शन में फंजाई एंड आर्के बैक्टीरिया है. आर्के बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, विच इज अगेन इनकरेक्ट. फंजाई एंड प्लांट इज अगेन इनकरेक्ट. तो करेक्ट बनता है फंगस एंड एल्गी. एंड विच काइंड ऑफ द एल्गी? फोटोसिंथेटिक एल्गी. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, दैट विल बी द बी ऑप्शन. Number 6 है बेटा, mycorrhiza represent an intimate mutualistic relationship. Now mycorrhiza is again a kind of the symbiotic association in which both the members are benefited, and it is between the fungi, because you have write down the word na mycorrhiza. So try to understand the word by splitting it. You have myco word is coming from the fungi. Rhiza means we are talking about roots. समझ रहे हो? तो फंजाई एंड रूट्स का एसोसिएशन, किसके रूट्स? हायर प्लांट के रूट्स का. तो फर्स्ट है बेटा फंजाई एंड स्टेम, जो कि गलत है. फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, दैट इज करेक्ट. फंजाई एंड लीव्स ऑफ द हायर प्लांट, इनकरेक्ट. फंजाई एंड लीफलेट ऑफ द हायर प्लांट्स इज अगेन इनकरेक्ट. तो सिक्स्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर 7 हमारे पास आता है पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म आर द स्पेशल इंटरेक्शन, जिसमें कि ए जो कि रिसीव करता है फूड या फिर प्लेस टू ले द एग. तो डेफिनेटली बेटा ए इंसेक्ट है, उसको नेक्टर मिलता है, खाना मिलता है, और वो एग भी ले करेगा फ्लावर में. ठीक है. बी जो है वो रिसीव करता है पोलन फ्रॉम द अदर प्लांट ऑफ देयर काइंड. तो बी डेफिनेटली यहाँ पर प्लांट है, जिसके थ्रू पोलन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. तो ए इज द इंसेक्ट, बी इज द प्लांट. तो 7 में जो करेक्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनता है वो ए ऑप्शन है, विच इंक्लूड द इंसेक्ट एंड द प्लांट. तो 7th का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन. नंबर 8 है बेटा स्यूडो कॉप्यूलेशन. अब स्यूडो कॉप्यूलेशन में जो है वो बेसिकली होता देखो फाइरस में है, नॉट इन मेज, नॉट इन मैंगो, नॉट इन पपाया. द करेक्ट ऑप्शन इज अ फाइरस, जिसमें कि फ्लावर जो है इट लुक्स लाइक अ फीमेल. ठीक है. तो इसकी तरफ जो हमारे पास मेल है, और फाइरस में जो फ्लावर है वो फीमेल की लुक देता है. तो जो मेल इंसेक्ट होगा, ठीक है, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड दैट. तो उसको लगता है कि शायद वो फीमेल है, तो वो ट्राई करता है कॉप्यूलेशन, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. एंड ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड स्यूडो कॉप्यूलेशन विच अकर इन केस ऑफ फाइरस. तो 8th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द एलन्स रूल द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट. अब जो मैमल्स बेटा कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, उनके पास प्रॉब्लम ये है कि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है. सो दे हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड टेम्परेचर इन द बॉडी, और जिसके लिए हीट लॉस कम से कम हो बॉडी में, ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके, अपने आप को ठंड से बचा सके. तो इसके लिए माना जाता है कि जो उनकी एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, जैसे कान हो गए, पंजा हो गया, ठीक है, हाथ पैर हो गए, या टेल है, मतलब जो भी बॉडी से सरफेस से निकलने वाले या पैंडेजीज हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, इन सब का साइज़ बहुत छोटा होता है, ताकि हीट लॉस जो है वो कम हो सके. तो देखो शॉर्टर ईयर लिखा है, लेकिन लिम्स लिखे हैं लॉन्गर, जो कि इनकरेक्ट है. लॉन्गर ईयर हैं लेकिन शॉर्टर लिम्स हैं, ये भी गलत है. लॉन्ग ईयर लॉन्ग लिम्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वो छोटी होंगी. सो दे हैव द शॉर्टर ईयर एंड द शॉर्टर लिम्स. तो 9 नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि जो सैलिनिटी है सी की, विच इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000. इट इज एज इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35. ठीक है, पार्ट्स पर 1000 जो कि मेजर की जाती है. तो 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स द मीन एनुअल टेम्परेचर एंड द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज व्हाट. कितना एग्जैक्ट टेम्परेचर और एग्जैक्ट रेनफॉल होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इट इज एग्जैक्टली यू हैव टू लर्न बेटा, इट इज द
18 to 25 degree Celsius, which is neither very low nor very high, and 150 to 400 centimeter mean annual rainfall वहाँ पे होना चाहिए for the formation of tropical forest. तो 11 में जो correct option बनता है that will be the A option. क्वेश्चन नंबर 12 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड. देखो फॉरेस्ट प्लांट पूछा है जो लाइट कंडीशन को कंट्रोल करेंगे ग्राउंड पे. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके पास टॉल ट्रीज होते हैं बेटा. टॉल ट्रीज जो हैं, अब ऑब्वियसली वो टॉल हैं, कैनोपी उनकी बहुत वाइड होगी, ज़्यादा जगह घेरेगा, तो कहीं ना कहीं वो सनलाइट को रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे. हर प्लांट जो उनके नीचे है, शॉर्ट है, उसको वो नहीं मिल पाएगी. सो दे एक्चुअली समहाउ कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड लेवल. So these are not climbers, not shrubs, not herbs, because all these are very short in height as compared to the tall tree. तो 12th नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क. फॉरेस्ट में हर्बेशियस प्लांट है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक पार्क में. सो व्हाट विल हैपन टू द ग्रोथ? इट विल ग्रो नॉर्मली, पहला ऑप्शन. इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी. ये तो बिल्कुल ही गलत है, सेम लोकेलिटी तो नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस इन द फॉरेस्ट एंड द पार्क. It may not survive because of the change in its microclimate. It grow very well because the plant get the more sunlight. Obviously, it is not getting more sunlight in case of park. It may not survive. ये survive नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा जो उसका microclimate है वो change हो चुका है. There is a huge difference in the microclimate when you compare a forest with a green park. ठीक है, तो इट विल ग्रो नॉर्मली? नो, इट विल नॉट ग्रो नॉर्मली बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द माइक्रो क्लाइमेट. तो 13 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर 14 क्वेश्चन है बेटा, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ द 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पोल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन? देखो 1 घंटे पहले टोटल कितने पैरामीशियम थे? 50 पैरामीशियम थे, और एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर और यू कैन से 60 मिनट्स हमारे पास नंबर जो है वो 50 से कितना हो गया? 150 पैरामीशियम. सो 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100. यानी कि ग्रोथ रेट अगर पूछा गया इट इज 100 पर आवर. 1 घंटे में 100 बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो पहला दिया बेटा 50 पर आवर जो कि टोटली गलत है. 200 पर आवर नॉट पॉसिबल. 5 पर आवर again wrong. So the correct answer for the question number 14 is 100 per hour. 1 घंटे में 100 नंबर बढ़ रहा है, 100 से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, 50 से 150 हो गए. तो 14th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. नंबर 15 आता है बेटा, पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स. व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर? देखो जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो यंग एज का क्राउड है वो ज़्यादा है, और जो मैच्योर हैं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं वो कम हैं. तो डेफिनेटली जब ये यंग बेटा रिप्रोड्यूस करेंगे, नए बनाएंगे, तो नंबर बढ़ेगा ना. तो ऑब्वियसली आफ्टर सम ईयर देयर विल बी इंक्रीज डेफिनेटली. तो फर्स्ट ऑप्शन इट विल डिक्लाइन, बिल्कुल भी नहीं. इट विल स्टेबलाइज नहीं होगा, ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा क्योंकि यंग इंडिविजुअल्स का नंबर ओल्डर से ज़्यादा है. क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन, इट विल इंक्रीज. इसमें जो बेटा डी ऑप्शन है वो आप नहीं ले सकते क्योंकि डी में लिखा है इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज, जो कि बिल्कुल गलत है. तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर द टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. तो टाइगर की काउंटिंग या कैलकुलेशन, उनका नंबर चेक करने के लिए जो पैरामीटर बेटा हमारे नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज में यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ देयर पग मार्क्स. ठीक है, उनके पग मार्क्स चेक किए जाते हैं, पैरों के निशान, पंजों के निशान, और फीकल पैलेट्स. इनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कौन सी वैरायटी थी, वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है,
कौन से फॉरेस्ट के हिस्से से निकल के वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो इनसे बहुत कुछ चीज़ों का पता लगता है। तो पहला देखो ऑप्शन है पग मार्क्स ओनली, जो कि गलत है क्योंकि ओनली लिखा है। पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स बिल्कुल सही है, दोनों आप इंक्लूड करोगे। फीकल पैलेट्स ओनली गलत है। एक्चुअल हेड काउंट इज नॉट द मेथड। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। अब डेंसिटी जो देखो कम करेगा पॉपुलेशन की, टोटल 4 फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। एक आप लोगों के पास आता है नेटैलिटी, नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। एक आपके पास आता है बेटा मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ। फिर एक आपके पास आता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन में कुछ नए मेंबर्स का ऐड होना। और एक होता है एमिग्रेशन, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर का निकलना, ठीक है। तो ऑब्वियसली नंबर डिक्रीज होगा। अब ये बोल रहे हैं डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को जो डिक्रीज करेगा वो एक तो मोर्टेलिटी है विच इज कॉल्ड डेथ, और एक है बेटा एमिग्रेशन विच इज अ माइग्रेशन ऑफ द पीपल व्हेन दे लीव द पॉपुलेशन। तो फर्स्ट है नेटैलिटी ग्रेटर देन मोर्टालिटी, ऑब्वियसली इसमें तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इमिग्रेशन मोर देन एमिग्रेशन, अगेन बेटा इसमें इंक्रीज होगा। सी है मोर्टालिटी एंड एमिग्रेशन, जो बिल्कुल सही है क्योंकि डी में है नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, जो मिलके पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिक्रीज द डेंसिटी, तो करेक्ट ऑप्शन जो बना क्वेश्चन नंबर 17 में दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, अ प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, what will be the number of the protozoan in its population after the 6th generation। अब देखो सपोज करो आपके पास एक है प्रोटोजोआ, दिस इज वन प्रोटोजोआ, इट इज अंडरगोइंग द बाइनरी फिजन, सो इट विल प्रोड्यूस 2, ठीक है। 2 से बन गए 4, 4 से बन गए 8, देन 8 से बन गए 16, डबल नंबर हो जाएगा। एंड देन 16 के बाद आपके पास नंबर आ गया 32। अब आप इस क्वेश्चन में चेक करो, दिस इज लाइक 1, क्लियर, ये आपके पास हो गई 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और हमसे पूछा है आफ्टर द 6th जनरेशन। तो एक और हमें करना पड़ेगा, वन मोर टाइम डिवीजन, तो 32 का डबल हो जाएगा 64। सो दैट इज एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास है सी, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रोटोजोअन नंबर आफ्टर द 6th जनरेशन विच इज 64। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन अ कंट्री 0.028 वर बॉर्न, 0.008 डाइड ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखो कौन सी इक्वेशन बोली है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द 2015, अब 2015 में कितने होंगे वो हमने बताने हैं बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज इसमें यू हैव टू यूज द इक्वेशन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, एंड द इक्वेशन इज dn by dt is equal to b minus d, that is birth minus death into n, जो भी आपको नंबर गिवन है स्टार्टिंग में। तो हमारे पास बेटा dn, अब टाइम जो लिया है पीरियड वो इन्होंने लिया है स्टार्टिंग में, काउंट किया 2005 में, और नाउ दे आर आस्किंग इन 2015, सो इट इज लाइक अ गैप ऑफ 10 ईयर। तो वी विल राइट डाउन dt का वैल्यू 10 इज इक्वल टू b माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। तो प्रेजेंटली जो हमारे पास बॉर्न थे वो थे हमारे पास 0.028 माइनस 0.008 इनटू हमारे पास है 14 एग्जैक्टली, क्योंकि 14 मिलियन है हमारे पास। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो dn बाई 10 इज कम्स टू बी इक्वल टू 0.28, इतना आ गया। तो dn इज इक्वल टू 0.28 इंटू 10, सो इट विल कम्स इक्वल टू 2.8, दैट इज द वैल्यू ऑफ द dn, 2.8, क्लियर। सो बेसिकली अगर ये वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पर, सो आपके पास कितना था टोटल, ये 2.8 आ गया। तो 2.8 मतलब 2.8 मिलियन इज द नंबर एग्जैक्टली जो हमने निकाला, क्लियर।
अब पुराने में हमें दिया है 14 मिलियन, तो ये हमारे पास है टोटल 14 मिलियन प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 2.8 मिलियन जो हमने डिडक्ट करके निकाला बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा बेटा आपके पास 16.8 मिलियन. So when we talk about 16.8, it is round off करोगे तो 17 मिलियन आ जाएगा आपके पास नंबर. सो फर्स्ट ऑप्शन है 25 मिलियन जो हमारा नहीं निकला आंसर, सी 20 मिलियन, डी 18 मिलियन गलत है, इट इज़ द एग्जैक्टली बी 17 मिलियन. तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज. अमेंसलिज्म जो है वो एक तरह की पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है जो हमें नेचर में देखने को मिलती है, और इसमें इंट्रैक्शन में क्या होगा कि वन स्पीशीज को नुकसान होगा. ऑब्वियसली इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ द टू स्पीशीज, तो एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी को ना नुकसान है ना फ़ायदा है. तो मतलब एक के लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन बिकॉज उसको हो गया नुकसान, दूसरी के लिए हम लिखते हैं ज़ीरो मतलब न्यूट्रल, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, अनअफेक्टेड है मतलब वो. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बी बनता है. बिकॉज वेन यू लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन बेटा, उसमें लिखा है वन स्पीशीज इज हार्म्ड अदर इज बेनिफिटेड, गलत है. सी में वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड अनदर इज अनअफेक्टेड, बेनिफिट नहीं होती हार्म्ड होती है, गलत है. बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड, अगेन रॉन्ग. तो 28 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन. 21st है, यू नेवर सी एनी कैटल और गॉड्स विच आर ब्राउजिंग ऑन द कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस प्लांट को खाते क्यों नहीं है, चढ़ते क्यों नहीं है उनके ऊपर. तो पहला बताते हैं कि उनकी अपीयरेंस ऐसी है कि उनको वो अपील नहीं करता है, जो कि गलत है. सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ द फाउल ऑडर, सम बैड स्मेल इज प्रोड्यूसिंग सो दे डू नॉट लाइक टू गो ऑन द कैलोट्रोपिस, जो अगेन रॉन्ग है. Formation of a compound which is called cardiac glycoside. Now that is the perfect option. Cardiac glycoside जो है when they consume the calotropis, तो उनके ब्लड में फॉर्मेशन होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, जो somehow उनके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है. इवन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ द डेथ इन द कैटल्स if they consume the calotropis. That is why they repel from it, they move away from it. वो डर जाते हैं, वो खाते नहीं है उसको. क्लियर. फोर्थ ऑप्शन है डिसटेस्टफुल लीव्स, दैट इज नॉट करेक्ट. तो 21st में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. 22nd है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट. पैरासाइट है, रूट को अफेक्ट करता है लेकिन पार्शियल है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ द यू कैन से फैकल्टेटिव पैरासाइट, नॉट फुली डिपेंडेंट, इट्स अ पार्शियल. तो एग्जाम्पल इसमें हमने बताना है पार्शियल पैरासाइट का. तो सैंडलवुड जो है वो बेसिकली हमारे पास आता है पार्शियल रूट पैरासाइट में. मिस्टोलिट्यू और ओरोब्रैंके और गैनोडर्मा आर नॉट द पार्शियल रूट पैरासाइट. तो 22nd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 23rd हमारे पास है बेटा, इट कैन बी सेड दैट सम एनिमल्स इन देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट प्रेफर टू बी कन्फर्मर देन रेगुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट स्टडीड रीजन फॉर दैट. देखो फर्स्ट बताते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ दीज एनिमल कैन अकर एट अ वाइड रेट ऑफ टेम्परेचर, जो कि गलत है. मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, जो कि बिल्कुल सही है. The enzyme of these enzyme are functional are at high temperature, जो कि गलत है, डी आप इंक्लूड नहीं कर सकते. बेसिकली अगर वो कन्फर्मर से रेगुलेटर में चेंज होते हैं तो ये चेंज वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इस चेंज में बहुत एनर्जी खर्च होती है, और अगर वो एनर्जी खर्च करेंगे तो फिर होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा बिकॉज इतना एनर्जी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. So maintaining homeostasis is a very expensive process in terms of energy which they cannot afford. That is why they cannot be converted from the conformers to the regulators. तो 23rd में जो correct option बनता है that will be the B option.
24 है बेटा रेगुलेटर्स। ऑब्वियसली देखो जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर, वो अपनी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रेगुलेटर। मीन्स दे कैन मेंटेन द होम्योस्टेसिस, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो इनको बोला जाता है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स who can maintain the constant body temperature, or you can say endothermic। तो बी ऑप्शन आपके पास एक्सोथर्म है जो बिल्कुल गलत है। सी है बेटा एक्टोथर्म, ये आते हैं उनमें जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो मीन्स दे आर नॉट रेगुलेटर। डी आप वैसे भी नहीं लग सकते, तो आपके पास 24 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इज एंडोथर्म्स। 25th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एनिमल ऑन दिस अर्थ आर रेगुलेटर। वेरी फ्यू एनिमल्स आर देयर विच एक्चुअली आर रेगुलेटर एंड इट इज लेस देन 1%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1%, नॉट मोर देन दैट। बहुत ही कम एनिमल हैं जो रेगुलेटर हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्फर्मर। तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 26 है बेटा, एवरी विंटर द फेमस डैश इन भरतपुर राजस्थान होस्ट thousands of migratory birds coming from B and other extremely cold sea region। तो ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत क्लियर कट लिखा है। भरतपुर में जो नेशनल पार्क है विच इज़ कॉल्ड क्यूलाडो नेशनल पार्क, वहाँ पर एवरी ईयर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द साइबेरिया, ठीक है, या जो दूसरे कोल्डर नॉर्दर्न रीजन है वहाँ से माइग्रेट करके, ताकि वो थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो इसमें जो हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन बनता है नंबर 26 में दैट विल बी द सी ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करो तो फर्स्ट में बेटा क्यूलाडो नेशनल पार्क लिखा है, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड जो है वो लिखा है अमेरिका, जो कि गलत है। ए में है क्यूलाडो नेशनल पार्क, बी आपके पास है मैक्सिको, अगेन रॉन्ग। सी में है ए क्यूलाडो नेशनल पार्क, बी साइबेरिया, सी नॉर्दर्न रीजन, दैट इज करेक्ट। क्लियर। डी हम नहीं कर सकते बेटा क्योंकि डी में आपको साउथ रीजन दिया है विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 27 हमारे पास है बेटा डायापॉज। डायापॉज इज अ काइंड ऑफ द अडेप्टेशन विच वी कॉमनली सी इन केस ऑफ सम इंसेक्ट, जिसमें वो फॉर द टाइम बिंग अपने डेवलपमेंट को क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, नॉट परमानेंटली बट टेम्पररी यू कैन से। नाउ दैट इज बेसिकली कॉल्ड द डायापॉज। क्लियर। सो इट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बी इन केस ऑफ सम इंसेक्ट। तो 27 में सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 28 हमारे पास है बेटा पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व, जो कि हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करता है, और इस कर्व में हमें बताना है ए बी एंड सी। तो लुक एट दिस, एज द टाइम स्पेंट द पॉपुलेशन डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। यहाँ बेटा सी पॉइंट पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इट इज कॉल्ड द लैग फेज, कि अभी वो स्टार्टिंग में कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो बहुत एक शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो बी इज बेसिकली कॉल्ड लॉग फेज विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। और उसके बाद इट बिकम कांस्टेंट, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, दैट इज ए। तो ए इज बेसिकली द स्टेशनरी फेज। तो अकॉर्डिंग टू दिस चूज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन पे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर आता है ए ऑप्शन। ए में है लॉग फेज, सो ए इज नॉट लॉग, ए इज स्टेशनरी, तो ये हो गया गलत। बी में ए है लैग, अगेन रॉन्ग। सी में ए है स्टेशनरी, लेकिन बी को इसने कर दिया लॉग और सी को लिख दिया लैग, जो कि करेक्ट है आपके पास। डी में ए स्टेशनरी, बी लैग, सी लॉग, जो अगेन बेटा रॉन्ग है। तो 28 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 29 में है, बिलो द डायग्राम इंडिकेट्स। अब आपके पास जो ये पॉपुलेशन ग्राफ आपको गिवन है, तो इसमें टाइम के साथ साथ अगर आप पॉपुलेशन साइज यहाँ पर चेक करो, इट इज़ इंक्रीजिंग, बट एट वन पॉइंट पे जाके इट बिकम स्टेशनरी, बिकम कॉन्स्टेंट।
ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इंक्रीज तो कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सी कर्व को बेटा रिप्रेजेंट करता है, तो 29 में सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जो कि करेक्ट है। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, जो कि नहीं है ये। जे शेप कर्व, बिल्कुल सही है। अगर आप कर्व का शेप देखो तो वो वैसे भी आपको जे शेप यहाँ पर नजर आएगा। और डी ऑप्शन आपके पास है बेटा बोथ ए एंड सी, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और यू कैन से जे शेप कर्व। तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 38 में हमारे पास है बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ द रैट इन अ बार्न एंड ही फाउंड दैट द एवरेज नैटेलिटी वाज 250। नैटेलिटी मतलब जो बर्थ रेट था वो हमारे पास है बेटा 250। एवरेज मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मतलब डेथ आप लोगों के पास हो गया 240। ये दोनों फैक्टर हम अलग लिखते हैं क्योंकि नैटेलिटी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, मोर्टालिटी डिक्रीज करेगा। इमिग्रेशन इंक्रीज करेगा, तो इसी के साथ हम लिखते हैं नैटेलिटी के साथ इमिग्रेशन। कितना है टोटल हमारे पास 20, तो इन दोनों का टोटल आ गया बेटा 270। और इमिग्रेशन जो है, एमिग्रेशन मतलब निकलना पॉपुलेशन से बाहर, तो वो भी पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करेगा, तो वो है टोटल हमारे पास 30, तो ये भी कितना हो गया 270। तो जो फैक्टर पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, टोटल वैल्यू है 270, और जो उसको कम कर रहे हैं वो भी बेटा आपके पास 270। तो ऑब्वियसली बढ़ाना और कम करने वाले फैक्टर का कंट्रीब्यूशन सेम है, इट इज 270 इक्वल टू 270। सो व्हाट इज अ नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन? व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर completely equal then obviously there is no net increase बेटा। आप net increase कैसे निकालोगे, क्योंकि जितना आपने बढ़ाया उतना ही आपने कम कर दिया, तो there will be zero population growth ना, because there is no net increase in the population। तो 38th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है that will be the 0, तो D is the correct option। 31st हमारे पास है इन अ पॉपुलेशन द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अंडर द ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, नाउ दैट इज नोन एज द बायोटिक पोटेंशियल। इट इज नॉट नोन एज फर्टिलिटी, इट इज नॉट द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन, अगर आप रिसोर्सेज देखो, बर्थ रेट इज not the reproductive capacity, it is the biotic potential। तो 31st में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है that will be the A option। 32nd हमारे पास है बेटा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पैरासाइट माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, जो कि बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लीच है आप लोगों के केस में, जिसको बोलते हैं ना ब्लड सकिंग पैरासाइट, खून चूसता है हमारा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप में वीकनेस लेके आएगा। सेम तरीके के दूसरे पैरासाइट हैं जो एंडो हैं, वो आप में वीकनेस लाएंगे, तो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक भी हो जाती है, सो यू आर इजली अफेक्टेड बाय सम अदर डिजीज और द पैथोजन। सेकेंड है मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पैरासिटिक इंट्रैक्शन इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंट्रैक्शन बेटा, बिकॉज इससे कभी होस्ट को बेनिफिट नहीं होता। आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, होना तो ऐसा ही चाहिए वैसे, क्लियर। Malaria parasite does not need a vector to spread to the other host. Now that is incorrect statement, because malaria is caused by the protozoan parasite which is known as the plasmodium, and plasmodium is actually transferred by the biting of anopheles mosquito, female anopheles mosquito, which act as a vector, जो plasmodium को ट्रांसफर करती है from like one organism to another। ठीक है, तो वेक्टर की ज़रूरत तो है यहाँ पर, सो दैट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 32 में बेटा जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 33 में हमारे पास है कमेंसलिज्म इज द इंट्रैक्शन इन विच। पहले हमने पढ़ा था मेंसलिज्म, अब हमारे पास है बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को होगा बेनिफिट, तो बेनिफिट मतलब पॉजिटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो है ना तो उसको कोई बेनिफिट है ना उसको कोई नुकसान है, तो उसके लिए हम लिखते हैं ज़ीरो, न्यूट्रल, बराबर,
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द सेकंड ऑप्शन बेटा, वन स्पीशीज डू नॉट बेनिफिट अदर इज हार्म्ड, हार्म तो कोई हो ही नहीं रहा है, एक को बेनिफिट होगा दूसरे को कुछ भी नहीं है। वन स्पीशीज डू नॉट बेनिफिट अदर इज नॉट हार्म्ड, ऐसा भी नहीं है। वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर इज ऑल्सो बेनिफिट, ये भी गलत है, दोनों बेनिफिट में नहीं रहती हैं, एक को बेनिफिट मिलता है, सेकेंड न्यूट्रल मोड पे है, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इफ द पॉजिटिव साइन इज असाइंड टू अ बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, नेगेटिव साइन जो है वो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव इंट्रैक्शन को देते हो, जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कौन सा मतलब है? देखो पॉजिटिव का मतलब है कि जिसमें बेनिफिट हो रहा है, मतलब एक मेंबर को बेनिफिट होगा, नेगेटिव का मतलब है कि एक मेंबर का नुकसान होगा, तो वन इज बेनिफिटेड अनदर इज हार्म्ड। तो म्यूचुअलिज्म में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअलिज्म इज अ काइंड ऑफ द एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट रहता है समहाउ। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान है दूसरे को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट है दूसरा न्यूट्रल मोड पे है। पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन जिसमें एक को बेनिफिट होगा जो कि पैरासाइट है, पैरासाइट को होता है बेनिफिट, और नेगेटिव साइन के सामने हम लिखते हैं होस्ट क्योंकि होस्ट को होता है नुकसान। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 35th आता है बेटा, व्हाई द एक्सोटिक स्पीशीज बिकम इन्वेजिव सम टाइम एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज ऑफ, कोई एक्सोटिक स्पीशीज है बाहर से आई है और आके उसने एकदम से इतना ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इतना फास्टर रेट पे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने अपना एक पूरा कॉलोनी टाइप की बना ली, एंड दे आर सम हाउ प्रोवाइडिंग हार्मफुल टू द लाइक अपनी क्रॉप के लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रीडेटर। अगर उनका नेचुरल प्रीडेटर होता फिर तो वो इतना ज़्यादा फास्टली स्प्रेड कर ही नहीं सकते थे, फिर तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अबंडेंट नेचुरल कॉम्पिटिटर, अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर होता फिर भी वो इतना फास्ट स्प्रेड नहीं करते। इन्वेड द लैंड एंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर, नाउ दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि जिस जगह पे वो गए, जिस जगह को उन्होंने इन्वेड किया वहाँ पर उनका प्रीडेटर नहीं है। प्रीडेटर नहीं है तो मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल रखने वाला नहीं है, तो वो तो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, घूम रहे हैं खुले से, नुकसान भी पहुँचाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। क्लियर? सो दैट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35, सी ऑप्शन। 36 हमारे पास है, प्रिकली पियर कैक्टस विच इज एन एक्सोटिक स्पीशीज कैन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग। अब इसके लिए हमें बेटा इसका नेचुरल प्रीडेटर यूज़ करना पड़ेगा जो कि इसके ऊपर फीड करे और इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखे ताकि हमारी क्रॉप जो है वो बची रहे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका नेचुरल प्रीडेटर था वो इंट्रोड्यूस किया गया और उसको बोलते हैं कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर विच यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्रिकली पियर कैक्टस। क्लियर? तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सी है हमारे पास, विच कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग दिस एक्सोटिक स्पीशीज। 37 है बेटा, स्टारफिश पिजास्टर इज द इंपॉर्टेंट प्रीडेटर इन द इंटरटाइडल कम्युनिटीज। इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। दैट इज द एरिया जहां पर ये स्टारफिश जो है प्रीडेटर का काम करती है। सो दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे ताकि इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में जो बैलेंस है वो बना रहे। Not Indian, not Middle, not East Indian. It is in the American Pacific coast. तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है that will be the A option. 38 है बेटा, cryptically colored और camouflage is a technique through which the prey. अब कैमियोफ्लैज की अगर टेक्निक होती है तो डेफिनेटली इसमें देखो क्या है, प्रे जो है वो फीड कर सकता है अबंडेंटली, क्लियर, या लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर। ऑब्वियसली इट लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर का खतरा, प्रीडेटर से नुकसान सब कम हो जाएगा अगर कैमियोफ्लैज वो शो करते हैं। तो 38 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन।
39 है बेटा, मोनार्क बटरफ्लाइज आर हाईली डिसटेस्टफुल टू द प्रीडेटर। प्रीडेटर को वो काफ़ी डिसटेस्टफुल लगती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको कभी खाते नहीं है, तो उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी रहती है। दिस इज हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर। पहला बोलते कि उनकी लुक जो है वो बहुत अगली सी आती है। अगली लुक से वो डिसटेस्टफुल नहीं है। वो डिसटेस्टफुल किस वजह से है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है जिस वजह से they are distasteful, so they cannot be eaten by the predator. That is how they can protect themselves. So it is a kind of the mechanism for the protection. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 39 नंबर क्वेश्चन में, दैट विल बी द बी ऑप्शन। डी में लिखा है अ पॉइजन सिक्रेटेड बाय देयर स्पेशल ग्लैंड, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। 40th है द एज ऑफ द पिरामिड विद द ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस है तो मतलब ब्रॉड बेस का मतलब ये हो गया कि जो यंग इंडिविजुअल्स का नंबर है वो ज़्यादा है और जो ओल्डर है उनका नंबर हमारे पास कम है। तो हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स विच इज़ करेक्ट, लो परसेंटेज ऑफ यंग नॉट एट ऑल, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड जो कि गलत है, ओल्ड का नंबर उल्टा कम रहेगा। तो 40th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 41 है बेटा जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। जीरो ग्रोथ का मतलब हो गया नो ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कांस्टेंट एक ही जगह पे खड़ी है, ना आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना आपको कोई इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देते हैं ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जो कि गलत है। लेस नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव फीमेल, जो अगेन रॉन्ग है। सी ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, मतलब जो रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे, दे आर इक्वल टू द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, जिस वजह से देयर विल बी द जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? सी। 42 है डैश रूल स्टेट दैट द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव द शॉर्टर ईयर लिम्स सो टू मिनिमाइज द हीट लॉस एंड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। नाउ दिस रूल was given by the Allen, so it is called Allen's rule. It is not Berger, not Borge, not Powell, it is the Allen's rule which is also given in the NCERT. तो correct option बनता है 42 में A option। 43rd हमारे पास है whale can resist the tissue compression during the deep sea diving because they have what? बोलते कि स्पेशल प्रोटीन है जो एयर के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। दे हैव एक्सटेंसिव ब्लड वेस्क्यूलेचर, रिच ब्लड वेस्क्यूलेचर, जो कि वेसल्स स्वेलअप कर जाती हैं व्हेन दे आर डाइविंग इन, ताकि वो साइज जो है रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और एयर फिल्ड कैविटीज़ का साइज अगर रिड्यूस हो गया तो हवा नहीं भरेगी उसमें, तो वो कंप्रेशन से बच सकते हैं, टिश्यू कंप्रेशन से। दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। थिक कोट ऑफ फैट जो है वो कभी भी बेटा टिश्यू कंप्रेशन में हेल्प नहीं करेगा। डी ऑप्शन गलत है, नन ऑफ द अबव। तो 43rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। 44 and most of the mammals or the animal, the metabolic reaction proceed in A temperature, जो कि human में commonly 37 डिग्री सेल्सियस है, but there are microbes which are archaebacteria, जो कि बेटा hot spring area में आपको मिलते हैं, deep sea hydrothermal vents में मिलते हैं, जहाँ temperature होता है बहुत ही high। तो ऐसे बैक्टीरिया को जनरली वी कॉल्ड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बिकॉज दे लव द हाई टेम्परेचर, दे कैन फ्लोरिश एट अ हाई टेम्परेचर। सो ब्रॉड टेम्परेचर, ठीक है, और कितना टेम्परेचर होगा? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज़्यादा। तो मतलब दे कैन प्रेजेंट एट अ कंडीशन विच इज़ हैविंग, अगर हम देखें उनकी फ्लोरिश करने की तो वो हाई टेम्परेचर पे करते हैं, जबकि ज़्यादातर एनिमल का जो टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज है वो नैरो है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो ए में आएगा नैरो, बी में आएगा एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्लियर? अगर मैं बी में देखूँ तो ए में लिखा है ब्रॉड, वी डू नॉट हैव द ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। ठीक है, वी आर नॉट यूरी थर्मल, वी आर स्टीनोथर्मल। मीडियन भी नहीं है, अगेन ब्रॉड आपके पास गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 44 में दैट विल बी द ए ऑप्शन। 45th हमारे पास है बेटा डेजर्ट लिजर्ड,
जो डेजर्ट लिजर्ड होती है विच इज प्रेजेंट इन अ टाइप ऑफ द एनवायरमेंट हैविंग द वेरी हाई टेम्परेचर, दे लैक द ए एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द बी टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय सी. सो चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, बी एंड सी. तो 45th में अगर हम ध्यान से देखें, डेजर्ट लिजर्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एबिलिटी कि आप अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर पाते हो, होम्योस्टेसिस कर पाते हो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डेजर्ट लिजर्ड. सो दे लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, क्लियर, टू डील विद द हाई टेम्परेचर जो कि उनकी सराउंडिंग में है, बट स्टिल वो अपना टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट रख पाते हैं बाय सम काइंड ऑफ बिहेवियर चेंजेस. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बी, ए फिजियोलॉजिकल, बी हाई, सी बिहेवियरल. ए आपके पास गलत है ऑप्शन बेटा क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजिकल है. सी भी गलत है क्योंकि उसमें पहले बिहेवियर अडेप्टेशन दे दिया. डी भी आपके पास गलत है बिकॉज देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल बट देयर इज बिहेवियर अडेप्टेशन. सम काइंड ऑफ द बिहेवियर चेंजेस आर देयर बाय विच दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्लियर? So this include all the previous year and the other practice question on the topic of organism and its population. That's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.